नमस्कार दोस्तों, यह कहानी इश्क मिटता नहीं मिटाने से इस कहानी का दूसरा भाग है ये। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लग रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद राकेश चारों तरफ नजरें घुमाता है पर कोई जान पहचान का नहीं दिखता। तभी शीतल बोलती हैं, यहाँ तो कोई भी लेने नहीं आया। तभी राकेश बोलता है, चिरंजीव अंकल ने कहा था कि ड्राइवर लेने आएगा, शायद वो यहीं कहीं होगा, मैं ज़रा देख कर आता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। आशिका बोलती है, भाभी कितना सुंदर है ये दिल्ली शहर। तभी शीतल बोलती है, क्यों तुम नहीं आई कभी यहाँ? आई तो हूँ पर 2-3 बार, वो भी बचपन में, पर अब का तो नज़ारा ही कुछ अलग है। तभी एक कार आकर रुकती है। उस कार का ड्राइवर बाहर आता है और जानकारी के लिए वो शीतल से पूछता है, मैडम क्या आप चिरंजीव जी के रिश्तेदार हैं? शीतल हाँ में जवाब देती है। तभी ड्राइवर बोला, थोड़ा देर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं समय पर नहीं पहुँच पाया। तभी राकेश वहाँ आता है। ड्राइवर से भली भांति परिचित होने के बाद ही वो ड्राइवर को कार में सामान रखने की आज्ञा देता है। कार में सब सामान रखने के बाद राकेश अपनी माँ शीतल और आशिका को कार में बैठने को कहता है। फिर गाड़ी अपने गति से चिरंजीव के घर की ओर चल पड़ी। चिरंजीव के घर पहुँचते ही ड्राइवर बोलता है, ये लीजिए सर। आ गए हम। आशिका कार से उतरते हुए चारों तरफ का नज़ारा देखती है। कुछ औरतें गार्डन में सर्दी में धूप का मज़ा ले रही थी तो कुछ लोग वहीं पर सजावट में लगे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों की मंडली इधर उधर भाग रही थी। एक तरफ थोड़ा तेज आवाज़ में गाने चल रहे थे जो कि आशिका को भी सुनना पसंद है। ड्राइवर सामान लेकर अंदर जाता है और शशि जी और सबको अंदर चलने के लिए बोलता है। अंदर जाते ही चिरंजीव कुछ लोगों के साथ बैठकर सामान के हिसाब किताब में लगा हुआ था। तभी ड्राइवर बोलता है, सर जी वो लोग आ गए हैं। चिरंजीव अपना सारा काम छोड़कर आदर के साथ हाथ जोड़ता हुआ शशि के सामने खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, भाभी जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? तभी शशि बोली, तकलीफ कैसी भाई साहब, हम तो खुशी खुशी आए हैं। राकेश और शीतल चिरंजीव के पैरों का चरण स्पर्श करते हैं और चिरंजीव आशीर्वाद देते हुए बोलता है, बेटा मैं तेरे पिता से बहुत नाराज़ हूँ, अगर वो आ जाता तो मेरी बहुत मदद हो जाती। तभी शशि बोलती हैं, भाई साहब वो तो खुद ही आना चाहते थे पर आखिरी समय में ज़रूरी काम आ गया और वो शादी में तो आ ही रहे हैं, फिर कितना मर्जी आप सुनाना उन्हें। चिरंजीव हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल भाभी जी आने तो दो, उसे फिर बताऊंगा। तभी सुषमा बाहर की तरफ चहल पहल सुनकर किचन से बाहर आती हैं और शशि को देख उनके पास जाती हैं और खुशी से उसे गले लगाती हैं। गले मिलने के बाद सुषमा शशि का हालचाल पूछती हैं। शशि मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक है, तुम बताओ। सुषमा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मैं पहले ठीक नहीं थी पर तेरे आने से अब ठीक हो गई। राकेश और शीतल सुषमा के पैरों को छूते हैं। सुषमा आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, कैसे हो तुम दोनों? राकेश बोलता है, सब ठीक है आंटी। तभी आशिका भी सुषमा के पास आकर पैर छूकर नमस्ते करती है। तभी सुषमा आशिका के गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है, शशि तेरी बेटी कितनी सुंदर हो गई है, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। तभी आशिका अपने खुले हुए बालों को आगे गालों पर आ चुके थे उसे कानों के पीछे समेटते हुए बोलती है, आंटी प्रिया कहाँ है? सुषमा बोली, अरे वो अपने दोस्तों के साथ छत पर है, जाओ मिल लो उससे। आशिका के जाते ही चिरंजीव शशि से बोलता है, भाभी जी आप सब अभी नाश्ता करके आराम कीजिए। तभी शशि बोली, आराम ही तो कर रहे हैं भाई साहब, बस अब प्रिया बिटिया के विदाई के बाद ही आराम करूँगी। तभी सुषमा बोलती हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो मैं आप लोगों को रहने का कमरा दिखा देती हूँ। छत पर प्रिया और उसके दोस्त के हंसी मजाक चल रही थी। प्रिया की एक फ्रेंड पारुल हंसी हंसी में रजत से बोलती है, हम जानते हैं कि तुम हीरो जैसे लगते हो, तुम गाते भी अच्छा हो और शायरी भी लिखते हो और तुम बोलते हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो ही नहीं सकता।
तभी रजत गिटार को एक तरफ रख बोलता है, गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी हैं, बस किसी से सच्चा वाला प्यार नहीं हुआ। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, सच्चा वाला प्यार कब होगा और तुम्हारी नज़र में कैसी होगी वो लड़की? रजत मुस्कुराते हुए बोलता है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परी जैसी। रजत का दोस्त वरुण उसके पास आता है और एक बूढ़ी आंटी जो छत पर बैठ सामान को धूप लगा रही थी उसकी तरफ इशारा करता हुआ बोलता है, बिल्कुल वैसी होगी। फिर सब हंसने लग जाते हैं। रजत वरुण का गला पकड़ते हुए बोलता है, अरे तुझे ज़्यादा हंसी आ रही है। तभी एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए छत पर आती है और बोलती है, भैया आप दोनों को अंकल बुला रहे हैं। कहते हुए बच्ची चली जाती है। तभी प्रिया बोलती है, क्या तुम दोनों भी मस्ती मजाक छोड़ो और जाओ और कुछ काम करो। तभी रजत अपना जैकेट पहनते हुए बोलता है, चल भाई वरुण, कभी भी काम करना है और गर्मी भी बहुत हो गई है वहाँ। दोनों जाने ही लगते हैं। तभी रजत के सामने एक खूबसूरत सी लड़की जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था, गोरा सा रंग जो धूप के कारण सोने जैसा लग रहा था। धूप के साथ हवा भी उसके बालों के साथ खेलते रहे थे। बस इस मौसम में आए बदलाव को वो देखता रहा। पारुल बोली, अरे लड़की कौन है? प्रिया अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही पीछे देखती है। आशिका को देख वो उठकर मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाती है। रजत को उसके सामने से हटाकर उसे गले से लगाती है और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आशिका कैसी हो? मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम बताओ कैसी हो? सब बढ़िया। और अंकल आंटी और भैया भाभी आए हैं ना? सब आए हैं, बस पापा नहीं आए। उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए पापा शादी में ही आएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो अब हम खूब मस्ती करेंगे। तभी पारुल बोलती है, अरे प्रिया हमें भी अपने फ्रेंड से मिलाओ। तभी प्रिया बोलती है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड आशिका है और आशिका ये मेरे फ्रेंड पारुल वे अरुण और ये रजत है। आशिका सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी वरुण बोलता है, चलो हमारी टीम में एक और शामिल हो गई। पारुल बोली, तुम लोग गए नहीं अभी तक? तभी वरुण बोलता है, जा रहे हैं, चल रजत चलते हैं। रजत की नज़रें अभी भी आशिका को ही देख रही हैं। उसे अपने दोस्त की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती और पारुल, प्रिया और वरुण क्या बोल रहे हैं उसे कुछ नहीं पता। सब शून्य सा हो जाता है, बस उसकी नज़रें हैं और वो एक खूबसूरत सा चेहरा। तभी अरुण उसके शरीर को हल्का सा धक्का देकर बोलता है, चल भाई ये सोच रहा है। वरुण के पास ऐसा करने से रजत की नज़रें आशिका से हटती हैं। वो जाना नहीं चाहता है पर उसका दोस्त उसका हाथ खींचते हुए ले जाता है। रजत जाते हुए पलट कर देखता है, क्या उसकी नज़रें मुझे देख रही हैं? पर ऐसा नहीं था। वो तो प्रिया और पारुल के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी और जहाँ से सिर्फ उसके सूट का कपड़ा ही नज़र आ रहा था और चेहरे पर हवा से खेलते हुए बाल, जिससे वो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। अरे बेटा कहाँ थे तुम दोनों? सुषमा जी बोलती हैं। जी आंटी हम यहीं हैं। बेटा खाना बनाने वाले को देख लो, खाना का टाइम हो गया है। जी आंटी। रजत और अरुण खाने वाले को देखते चले जाते हैं। वहीं आशिका का भाई भी सजावट वाले को देख रहा था। वरुण बोलता है, अरे भाई खाना बन गया है? जी बन गया है। ठीक है फिर खाना किसी बड़े बर्तन में डाल दीजिए। रजत कहता है, आज हम खाना परोसेंगे सबको। वरुण गाजर खाता हुआ बोलता है, क्यों भाई और भी तो लोग हैं, तुम क्यों परोसोगे? तुम नहीं हम। अरे भाई माफ़ कर दो मुझे, आंटी लोगों को खाना खिलाना मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते। देखो हम लड़की की शादी में आए हैं और शादी के काम में हाथ बटाना अच्छा माना जाता है। और क्या पता खाना खिलाते वक्त किसी लड़की का तुझ पर दिल आ जाए। वाह क्या खूब कहा तुमने। क्या पता मुझे सच में कोई मिल जाए। अच्छा ठीक है फिर तू जा और आंटी को बोल दे कि खाना तैयार है और आज हम खाना परोसेंगे। वरुण वहाँ से चला जाता है और रजत मन में ही मुस्कुराते हुए बोलता है कि तेरा तो पता नहीं पर मुझे मेरी वाली तो मिल गई, बस उसे पटाना बाकी है।
खाने का कार्यक्रम गार्डन में रखा गया। खाने के लिए एक तरफ सारी औरतें, बच्चे और दूसरी तरफ सारे आदमी बैठे थे, लेकिन उन सब के बीच आशिका कहीं नहीं थी। तभी सुषमा जी और शशिबाला जी और चिरंजीव भी रिश्तेदारों के कहने पर साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी सुषमा जी वरुण और रजत को बोलती हैं, अच्छे से खाना खिलाना सबको। रजत और वरुण सिर हिलाते हुए बोलते हैं, जी आंटी। रजत अपने मन में सोचता है, जिसके लिए ये सब किया गया वो तो आई नहीं, कहाँ रह गई। तभी एक मोटी सी आंटी आवाज़ लगाती हैं और बोलती हैं, बेटा खाना परोसोगी या किसी और का इंतज़ार है अभी। वहाँ बैठी सब औरतें हंसने लगती हैं। रजत का मन करता कि वो उस आंटी को बोल दे, हाँ इंतज़ार है। रजत और वरुण खाना परोसने लग जाते हैं। खाना खाते वक्त हुए लोग की बकबक जारी थी और दूसरी ओर बच्चों की रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ से रजत और वरुण का दिमाग खराब हो जाता है। वरुण बोलता है, और खिला ले खाना। तभी एक बच्चा भागता हुआ आता है और अपना पेंट पकड़कर रजत से बोलता है, अंकल सुसु आई है तो मैं क्या करूं? अंकल ले चलो ना, मम्मी खाना खा रही है। तभी बच्चे की दादी बोलती है, अरे बेटा जरा लेकर इसको सुसु करा ला। वरुण की हंसी छूट जाती है। रजत हामी भरते हुए उस बच्चे को ले जाता है। वॉशरूम में आने के बाद बच्चा बोलता है, अंकल मुझे रूम में जाना है, मेरा खिलौना रह गया। वहीं रजत बच्चे को रूम तक ले जाता है। बच्चा खिलौना लेकर रजत को दिखाता है और वहां से भाग जाता है। रजत जैसे ही बच्चे को आवाज़ लगाता है कि बगल वाले कमरे से गाना बजने की आवाज़ आ रही थी और लड़कियों के हंसने की आवाज़ सुन रजत अधखुले दरवाजे से झांकता है, जहां एक तरफ प्रिया और पारुल बैठकर ताली बजा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आशिका डांस करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। तभी प्रिया बोलती है, जैसा भी आता है वैसा करो, और तुम्हें तो डांस आता है। पारुल पहले चल रहे गाने को बंद करके आशिका के पसंद का गाना चला देती है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। प्रिया और पारुल जहां इस गाने को गुनगुना कर आशिका के लिए ताली बजा रहे थे, वहीं आशिका बड़ी खूबसूरती से डांस कर रही थी। आशिका के इस अंदाज से रजत उस पर फिर से फिदा हो जाता है और वो बस आशिका को देखता रहता है। उसके डांस से और उसके चेहरे से रजत की नज़र हटती नहीं। तभी पारुल की एक नज़र रजत पर पड़ती है और वो चुपके से दरवाज़ा पूरा खोल देती है और दरवाजे से टेक लगाए रजत सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। तुम छुप छुप कर क्या देख रहे हो? पारुल हंसते हुए पूछती है। रजत खुद को संभालते हुए उठता है और बोलता है, कुछ नहीं, तुम लोगों को खाने के लिए बुलाने आया था। प्रिया बोलती है, अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। प्रिया आशिका को भी बोलती है चलने के लिए। आशिका बोलती है, आप सब चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, प्रिया और पारुल वहाँ से चली जाती हैं। आशिका कमरे में बिखरे सामान को समेटने लग जाती है। रजत के लिए अच्छा समय था आशिका से बात करने का। आशिका बिखरे हुए कपड़े तह लगाती है। तभी रजत बोलता है, आपसे तो मैं मिल चुका हूँ, पर आप मुझसे नहीं मिली। आवाज़ सुन आशिका पीछे पलट कर देखती है। सामने रजत को देखा, जो प्रिया पारुल के साथ नहीं गया था, वहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर खड़ा था। आशिका मीठ की आवाज़ में बोलती है, जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कुछ कह रहा हूँ। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, आप प्रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपका नाम रजत है। चलो, आपको मेरा नाम तो पता है। वैसे आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। जी धन्यवाद। आशिका अपने काम में लगी रहती है, फिर बेडशीट साफ करती है। फिर रजत बोलता है, आप क्या करती हैं? अभी पढ़ाई कर रही हैं क्या? जी मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मैं एक अच्छी लेखिका बनना चाहती हूँ। वाह, बहुत अच्छे। वैसे मैं भी एक शायर हूँ, टूटी फूटी शायरी करता हूँ। मजाक था। वैसे मैं दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल में जर्नलिस्ट के पद पर नियुक्त हूँ और मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी सरकारी पद पर नियुक्त हैं।
तभी एक बच्ची भागते हुए वहाँ आती है और बोलती है, दीदी आपको बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। आशिका का काम हो चुका था और वो उस बच्ची का हाथ पकड़ चली जाती है और रजत को भी आने को बोलती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया, पारुल, आशिका और शीतल खाना खाने के लिए बैठते हैं। वरुण रजत से बोलता है, कहाँ था तू? कहीं नहीं, चल खाना खिलाते हैं। फिर पारुल और प्रिया रजत और वरुण को चिढ़ाते हुए बोलती हैं, बेटर पूड़ी लाओ, पानी लाओ। आशिका की भाभी और आशिका भी हंसने लग जाती हैं। रजत का वेटर बनना भी अच्छा लगा और सोचने लगा, आखिर मैं क्यों वेटर बना? सिर्फ इसलिए कि मैं आशिका का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। जैसा मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया, क्या उसे भी हो ये ज़रूरी तो नहीं, पर बात तो अच्छे से हुई हम दोनों में। शायद उसके मन में भी कुछ हो मेरे लिए। मुझे इससे ज़्यादा सुलझी लड़की नहीं मिलेगी। मैं खुद आशिका से बात कर उसे बता दूंगा। तभी वरुण बोलता है, क्या सोच रहा है? चल खाना खाते हैं। वैसे आजकल तू ज़्यादा सोचने लगा है, क्या बात है? कुछ नहीं, वरुण बोलता है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल अब खाना खाते हैं। आशिका वहाँ आती है और खाना परोसने लगती है। रजत को बहुत अच्छा लगता है, वो आशिका उसे खाना खिला रही है। ये प्यार की शुरुआत थी। तभी वरुण बोलता है, मोहतरमा आप खाना खिला रही हैं? जी। वरुण खाना खाने में व्यस्त हो जाता है और बकबक करता रहता है। रजत खाने का एक निवाला मुंह में लेता है और आशिका को देखता है और आशिका रजत को प्यार की शुरुआत दोनों तरफ से हो चली थी। रात हो चली, सारे रिश्तेदार खाना खाकर सो चुके थे। दूर से आए रिश्तेदारों के सोने का इंतजाम धर्मशाला में किया गया था। प्रिया, पारुल और आशिका तीनों के लिए एक कमरा, उसके साथ बगल में कमरे में जो जी की सुषमा जी का कमरा था, वहाँ सुषमा जी और शशिबाला और शीतल थी, जो कल से शुरू होने वाले हल्दी की रस्म की तैयारी कर रही थी और चिरंजीव जी को ज़रूरत के सामान के लिए बता रही थी। और एक कमरे में राकेश और शीतल को रुकने के लिए दिया गया था और बाहर हॉल में वरुण और रजत के सोने का इंतजाम किया गया था। रात काफ़ी हो चली। सुषमा जी चिरंजीव जी से बोलती हैं, जाइए आप सो जाइए, रात काफ़ी हो चली है। चिरंजीव जी बोलते हैं, जब तक बिटिया की शादी नहीं हो जाती तब तक नींद कहाँ आएगी। तभी शशिबाला जी बोलती हैं, भाई साहब बिटिया की शादी है, मानती हूँ, पर थोड़ा आराम भी कर लीजिए। जी बहन जी। चिरंजीव वहाँ से चला जाता है। सुषमा जी शीतल को बोलती हैं, जाओ बेटा तुम भी आराम करो, सुबह से तुम भी काम में लगी हो और कल से तो और ज़्यादा काम होगा। गीत वाली आएगी, सब तुम्हें देखना है। शीतल बोलती है, जी आंटी, और अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुषमा जी बोलती हैं, शशि तेरी बहू बहुत ही गुणवान है, कुछ ही देर हुए आए हुए और देखो सब कुछ संभाल ली। हाँ वो तो है, मुझे शीतल के होने से बहुत आराम है। तभी सुषमा जी बोलती हैं, वैसे शशि अपनी आशिका के लिए जो लड़का देखा है मैंने, वो बहुत संस्कारी है, कोई ऐब नहीं और सुंदर भी है, बस तुम एक बार देख लो। हाँ, आशिका के पिता को भी मैंने बताया, अब देखो क्या होता है। लड़के के घर से कौन कौन आ रहा है? लड़का उनकी माताजी, भाभी, भाई और पिताजी। तभी प्रिया की रूम से हंसने की आवाज़ आती है। सुषमा जी बोलती हैं, पता नहीं कब सोएंगी ये लड़कियाँ। शशि बोलती है, मस्ती करने दीजिए इनको, कुछ ही दिन तो साथ हैं। उधर पारुल प्रिया को छेड़ती है और बोलती है, आशिका जरा सा दुल्हन बनकर बैठ जाओ, हम प्रिया के फर्स्ट नाइट के बारे में बताएंगे कि वो कैसे शर्माएगी जब विनय जी उसका घूंघट उठाएंगे। बाहर हाल में लेटे रजत पारुल की आवाज़ सुनता है। वो भी लड़कियों के इस छेड़खानी को देखना चाहता है, पर कैसे? वो भी इनके इस मजाक में शामिल होना चाहता है। रजत घर्राटे लेते हुए वरुण को उठाता है। वरुण चौंक कर उठता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, तुम सो रहे हो? उठो और मेरे साथ चलो प्रिया के कमरे में, हमारी दोस्त है, कुछ दिन बाद तो शादी हो जाएगी उसकी। हाँ तो अभी तुम बोल रहे हो इतनी रात को कमरे में जाने के लिए? सो जाओ, वो भी सो रही होगी, अभी सोई नहीं है वो लोग, आवाज़ आ रही है।
हाँ तो बात करने दे उन लोगों को, तू सो जा और मुझे भी सोने दे। वरुण ये बोलकर सो जाता है। अब रजत करे भी तो क्या करे, वो भी अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अंदर से आने वाली धीमी धीमी आवाज़ को जो साफ से समझ नहीं आ पा रहा था सुनता रहता है और करवट बदलता रहता है। उधर हंसी मजाक का सिलसिला जारी है। तभी प्रिया का फ़ोन बजता है। पारुल प्रिया को बोलती है, ओहो बिना जी का फ़ोन, आज तो हम बात करेंगे क्यों आशिका। आशिका हंसने लगती है। फिर पारुल स्पीकर पर फ़ोन लेकर बोलती है, हेलो। उधर बिना फ़ोन पर बोलता है, हेलो क्या कर रही थी तुम, और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया। कुछ नहीं, वो आइसक्रीम खा लिया था ना इसलिए। फिर पारुल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। तभी पारुल बोलती है, जीजू आप घर के बाहर, वाह क्या बात है। वैसे तुम कुछ दिन रुक जाते, फिर तो प्रिया आपके ही घर जाने वाली है। आप कौन। प्रिया पारुल के हाथ से फ़ोन लेकर बोलती है, वो पारुल थी क्या। अच्छा चलो अभी बाहर जल्दी आओ। ठीक है आती हूँ, वैसे भी कल से हल्दी की रस्म है, घर से निकलना ही नहीं होगा। उधर आशिका और पारुल खिड़की से विनय को देख रही थी। तभी प्रिया बोलती है, तुम दोनों भी चलो। पारुल हामी भर देती है पर आशिका मना कर देती है। पारुल आशिका को बोलती है, चलो आशिका, इन दोनों को अकेला छोड़ देंगे और हम दोनों घूम लेंगे। आशिका चलने को तैयार हो जाती है। तीनों कमरे से निकलती हैं। तभी रजत उन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है। वो वरुण को उठाता है। वरुण की फिर नींद टूट जाती है। क्या हुआ, तू सोया नहीं। प्रिया ये सब बाहर गई हैं, चलो हमें भी चलना चाहिए बाहर। अभी वो क्यों जाएंगी, तुम सो जाओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, चल के कमरे में देख लो। ठीक है चलो देखता हूँ। वरुण और रजत प्रिया के कमरे में जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। तभी रजत बोलता है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ प्रिया विनय से बात कर रही थी और पारुल आशिका चलते चलते बातें कर रही थी। तभी वरुण बोलता है, अरे ये तो विनय है और ये दोनों भी तो हैं, साथ आ जाएंगी। चलो चलते हैं सोने। तुझे तो बस सोने की लगी रहती है, शादी में मस्ती करने आए हैं, सोने नहीं। चलो उन दोनों के पास चलते हैं। रजत पारुल और आशिका के पास जाता है। साथ वरुण को भी जाना पड़ता है। रजत और वरुण को देखकर पारुल बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ हम दोनों सोए नहीं अभी तक। नहीं नींद नहीं आ रही थी। वरुण लकड़ियाँ लाकर आग जलाता है और रजत को बुलाता, पारुल आशिका को बुलाता है। आग के चारों तरफ कुर्सी लगाकर सब बैठ जाते हैं। तभी रजत बोलता है, वाह क्या रात है, आग खुला आसमान और प्यार भी साथ। पारुल हंसते हुए बोलती है, सही बात है। आशिका रजत के बगल में बैठी होती है। रजत अपना हाथ गलती से बात करते करते आशिका के हाथ पर रख देता है। आशिका की सांसें कुछ पल थम सी जाती हैं, पर उसे रजत का हाथ रखना अच्छा लगता है। रजत को भी जब नरमी का एहसास होता तो और देखता है, वो तो भी समझ नहीं पाता कि हाथ को हटाए, ये खूबसूरत एहसास को महसूस करे। आशिका और रजत एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और दोनों की नज़र एक दूसरे से हट जाती है और आशिका उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी पारुल बोलती है, इसे क्या हुआ। रजत बोलता है रात काफ़ी हो चली, चलो अब चलते हैं। प्रिया और पारुल अंदर चली जाती हैं। वरुण भी अंदर जाने लगता है और रजत को बैठा देख बोलता है, यहीं बैठे रहोगे क्या, तू चल मैं आता हूँ। ठीक है। वरुण अंदर चला जाता है। आग की लौ धीमी हो चली और रजत हल्की मुस्कुराहट लिए सोचता है, उसके मन में भी मेरे लिए कुछ है, चलो इस इश्क की हर एक पल को जी लेना चाहता हूँ। आशिका को स्पर्श करना उसके मन को एक अलग दिशा में ले जा रहा था। इस प्यार का पहला स्पर्श उसे बहुत खुशी दे रहा था। बस जिंदगी भर का साथ मिल जाए। रात काफ़ी हो चली और आग की लौ भी ठंड हो गई। रजत भी
अंदर चला जाता है। कहानी का पूरा भाग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पार्ट कब डालें आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।